बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है, सब टॉपिक हम इसको कहेंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड इसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस। एक शॉर्ट 35-36 स्लाइड का टॉपिक बनता है। सो लास्ट लेक्चर में रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो सबसे पहले हम देखें कि ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है। सो ऑस्टियोमाइलाइटिस इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द बोन। ठीक है जी, ये बोन में इन्फेक्शन है, खासकर बोन मेरो या ऊपर पीरियोस्टियम, वहाँ पर जब इन्फेक्शन होता है तो इसको ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये बोन है, ठीक है जी। सो यहाँ पर ये जो ऊपर का लेयर है बोन का, इसको पीरियोस्टियम कहते हैं, ये वाला पर्दा जो है, ठीक है जी। फिर जो है यहाँ पर अंदर आपको पता है बोन मेरो है, यहाँ सेल बनते हैं ब्लड के, ठीक है जी। सो यहाँ पर जब इन्फेक्शन होता है, कोई बैक्टीरिया वगैरह यहाँ पर जो पैथोजन अंदर जाते हैं और इन्फेक्शन काज करता है बोन में, तो इसको ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। इट कैन बी काज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ माइक्रोबियल एजेंट्स, कुड बी बैक्टीरियल, फंगल और वायरल। ठीक है जी, बहुत से वजूहत हो सकते हैं इसके। बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है, फंजाई की वजह से भी ये हो सकता है। ये तो बहरहाल प्रेवेलेंस एंड इंसिडेंस है कि हर 10,000 में से 2 लोग जो है, ठीक है जी, उसमें ये होता है। एंड इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो द इन्फेक्शन कैन बी बिकम क्रोनिक एंड काज लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू द अफेक्टेड बोन। ठीक है जी, वक्त के साथ साथ अगर इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं करते तो फिर इन्फेक्शन जहाँ पे है तो यहाँ पर आपको पता है ब्लड वेसल भी है, सो वो ब्लड वेसल यहाँ पर ब्लॉक हो जाएंगे और आगे जो बोन है इसको फिर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, यानी स्कीम है यहाँ पर होगी बोन में, इसके वजह से फिर नेक्रोसिस होगी। ठीक है जी। सो ऑस्टियोमाइलाइटिस सिंपल इन्फेक्शन ऑफ द बोन। ठीक है जी। अब इन्फेक्शन जहाँ पे आता है आपको पता है इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक के साथ किया जाता है फार्माकोलॉजिकली। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसका? पैथोफिजियोलॉजी ये है कि फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हो कि इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन, ये बोन है यहाँ पर, ठीक है जी। ये बोन यहाँ पर इस जगह पे इन्फेक्शन जो है शुरू हुआ है। सो ये बाहर का जो पर्दा है बोन के ऊपर, इसको पीरियोस्टियम कहते हैं। ठीक है जी, ये अंदर ये इन्फेक्शन हुआ है एंड वक्त के साथ साथ ये इन्फेक्शन इस तरह बढ़ता जाता है। यहाँ पर छोटा सा, यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा सा यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है एंड फाइनली यहाँ पर जो है इन्फेक्शन बाहर पीरियोस्टियम की तरफ, यहाँ पर आप देखें सब पीरियोस्टल एब्सिस, एब्सिस का मतलब यहाँ पर पस जमा हुआ है। ठीक है जी। एंड ब्लड सप्लाई यहाँ पर चूँकि वेन है, आर्टरीज है, उसके ब्लड सप्लाई जो ब्लॉक होती है यहाँ पर तो नेक्रोसिस होती है एंड इन्फेक्शन बढ़ जाती है यहाँ पे। ये आपको एपिफिजियल लाइन है, एपिफिजियल प्लेट, ठीक है जी, बोन का जो ये सर है बिल्कुल यहाँ पर एपिफिजियल लाइन। ये सेक्वेस्ट्रम यानी डेड बोन, यानी अब ये जो बोन है जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है, सेक्वेस्ट्रम, ये यहाँ से पस बाहर निकलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। एंड इन्वेलोक्रम यानी न्यू बोन फॉर्मेशन यहाँ पर ये जो है, ठीक है जी। ये ऑस्टियोपोरोसिस में फिर हम जाके ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट इसको पढ़ेंगे। सो ये बोन में इस तरह इन्फेक्शन होता है, फिर ये इन्फेक्शन फैल जाता है, इसके आखिर में अगर इसका इलाज न किया जाए तो ये इन्फेक्शन पूरे बोन में भी स्प्रेड हो सकता है। इसके फिर टाइप्स है, देयर आर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ मोड ऑफ एंट्री पैथोजन, कि पैथोजन कहाँ से एंटर होता है। सो या तो कंटीजियस और एक्सोजीनियस, या तो कंटीजियस होता है या एक्सोजीनियस होता है, उसकी वजह से caused by pathogen from outside the body or by spread of infection from adjacent soft tissue, example open fracture। यानी फॉर एग्जांपल ओपन फ्रैक्चर हुआ है किसी का और बाहर से कोई गंदगी वगैरह, कोई चीज़ मक्खी वगैरह के बैठ गई, ठीक है जी, गंदा पानी इसके साथ लग गया और वहाँ से जो पैथोजन है एंटर हुआ बोन में, ठीक है। सो पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसका, कि पैथोजन इन सॉफ्ट टिश्यू में पैथोजन यहाँ पर आता है, डिसरप्टिंग मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू को डिसरप्ट करते हैं एंड देन फॉर्मेशन ऑफ एब्सिस एंड इसके बाद पस फॉर्मेशन होता है। एक होता है हेमेटोजेनियस जो है काज बाय ब्लड बॉर्न पैथोजन, यानी खून के अंदर पैथोजन है, इस तरह स्प्रेड होता है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस साइट विद इन द बॉडी में कहीं और इन्फेक्शन था, वहाँ से जब खून गुजर रहा था तो वो इन्फेक्शन एजेंट वायरस, बैक्टीरिया या फंजाई आगे खून के साथ शामिल हो गया
और जाके बोन के अंदर इसने इन्फेक्शन काज की। फॉर एग्जांपल ईयर, डेंटल और रेस्पिरेटरी एक्सेट्रा। These infections spread from the bone to the tissue, can break through the skin and becoming draining fistula। ठीक है जी, एक ड्रेनिंग फिस्टुला इससे फिर बनता है जी। सो ऑर्गेनिज्म गोज टू द बोन थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी खून के ज़रिए बोन में पहुंच जाती है ऑर्गेनिज्म। वहाँ पर ऑर्गेनिज्म फिर इन्फेक्शन काज करता है। इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर थ्रोम्बोसिस होता है, ब्लड जो है क्लॉट होता है, इसके वजह से इस्कीमिया होती है फिर। एंड इस्कीमिया की वजह से, इस्कीमिया मतलब यहाँ से फिर ब्लड आगे नहीं आएगी, जिसकी वजह से निक्रोसिस होता है। ठीक है जी, यानी टिश्यू जो है वो डाई होंगे, यहाँ पर डेथ ऑफ द टिश्यू काज होगा। ठीक है जी। सो ये इसके हेमेटोजीनस टाइप है। फिर इसमें वास्कुलर इंसफिशिएंसी होता है, यानी एक तो ऑस्टियो वास्कुलर सफिशिएंसी इस तरह होता है कि मोस्ट कॉमनली इन पेशेंट विद डायबिटीज़ एंड पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग द फीट। जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है, ज़्यादातर अगर डायबिटीज़ भी है पेशेंट तो उसी के साथ साथ पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ भी है, एथेरोस्क्लेरोसिस या इस तरह के डिजीज़ है। सो इसकी वजह से फिर फीट जो है दोनों पाँव वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। न्यूरोपैथी एक्सपोजेस फूड टू ट्रामा एंड प्रेशर अल्सर। न्यूरोपैथी जो फूड है, यानी जो न्यूरोपैथी होती है, न्यूरोपैथिक पेशेंट वो फिर महसूस नहीं करता कि इसके पाँव कोई चीज़ इसके साथ टच होता है, तो उसकी वजह से उसमें ट्रॉमा की या इंजरी की बहुत ज़्यादा रेशो होता है। फिर इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू बोन, क्लाइंट इज़ अनअवेयर। इन्फेक्शन जो है बोन में फैल जाता है और क्लाइंट को पता ही नहीं चलता। पुअर परफ्यूजन इम्पेयर्स वाउंड हीलिंग। जब यहाँ पर इन्फेक्शन होता है तो पुअर परफ्यूजन यानी ब्लड सप्लाई यहाँ पर फिर कम आती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ब्लॉक होता है यहाँ पर। ठीक है जी, थ्रम्बस बनता है, समटाइम इस्कीमिया होती है, तो इस्कीमिया की वजह से ब्लड आगे नहीं जाती। जब ब्लड आगे नहीं जाती है तो पुअर परफ्यूजन है, फिर ज़ख़म जल्द ठीक नहीं होता है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है? एक तो डायबिटीज़ पेशेंट ऑलरेडी, क्योंकि इसके ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है और जहाँ पे ग्लूकोज ज़्यादा होता है वहाँ पर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है जी। हेमोडायलिसिस, ठीक है जी, हेमोडायलिसिस पेशेंट है। अगर वीकेंड इम्यून सिस्टम, एक पेशेंट है इसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ मुकाबला नहीं कर सकता है। सिकल सेल डिजीज़ है, ठीक है जी, क्योंकि इनीमिया है, उसमें होता है सिकल सेल इनीमिया। इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज़र, या इस तरह के ड्रग एब्यूज़र है कि बहुत ज़्यादा ड्रग एब्यूज़ करता है, नशावर अदवायात जो इंजेक्ट करता है। एंड एल्डरली जो लोग होते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स, पेन एंड आर टेंडर इन द इन्फेक्टेड एरिया, यानी जिस बोन में इन्फेक्शन हुआ है इस पे अगर आप हाथ रखेंगे तो वहाँ पर दर्द होगा। स्वेलिंग एंड वार्मथ, वो जगह स्वेल होगा और गर्म होगा। ठीक है जी, वार्मथ। एंड फीवर होगा, नाज़िया एंड वॉमिटिंग समटाइम, एंड जनरल डिस्कम्फर्ट होगा, अनइजीनेस, इरिटेशन होगा पेशेंट को। एंड ड्रेनेज ऑफ पस थ्रू द स्किन, यहाँ तक कि स्किन से भी पस निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अंदर बोन से पस निकलता है तो स्किन भी रप्चर होगा और पस बाहर निकलेगा। फिर एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना पेशेंट जो है निकलता है। चिल्स, समटाइम ट्रेमर्स, ठीक है जी। लोअर बैक पेन भी होता है पेशेंट को। स्वेलिंग ऑफ द एंकल्स जो है जॉइंट, ये भी स्वेल्फ होते हैं। फीट एंड लेग्स, ये सब स्वेल्फ होते हैं। ठीक है जी, क्योंकि स्वेलिंग इसलिए होता है कि माइलाइटिस है, इन्फेक्शन है, आगे ब्लड की सप्लाई नहीं है समटाइम, सो जो खून ने वापस आना है वो भी रास्ता बंद है इनके लिए। सो एडिमा यहाँ पर होगा। चेंज इन गेट, यानी चलते फिरते जो पोजीशन होता है इसमें चेंज आएगा। वॉकिंग पैटर्न, दैट इज़ पेनफुल, दर्द होता है जैसे बंदा चलता है। फिर लेबॉर्ट्री में या डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है जिससे हमें पता चले कि इसको ऑस्टियोमाइलाइटिस है, सो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एसआर ये ज़्यादा होता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इन्फेक्शन है। इसके बाद सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो भी हम करते हैं, इससे भी पता चलता है कि इन्फेक्शन है। CBC में WBC विल बी एलिवेटेड, तो ये सब हमें ये दिखाता है कि इन्फेक्शन है अंदर। फिर ब्लड कल्चर हम करते हैं ताकि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है,
बोन स्कैन भी करता है, समटाइम MRI सिटी स्कैन करते हैं, बायोप्सी बोन से बायोप्सी लेते हैं कि क्या मसला है बोन में, नीडल एस्पिरेशन करता है फ्लूइड एंड सेल्स फ्रॉम बोनी एरियाज ताकि लेबॉर्ट्री में इसको टेस्ट किया जाए। ये फॉर एग्जांपल एक एक्सरे है, यहाँ पर अगर आप देखें डिप्रेशन से आपको नज़र आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो कि बाकी बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सो ये यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर इन्फेक्शन है, ये जब एक एक्सरे में, ठीक है, पस वगैरह या स्वेलिंग ये सब आपको नज़र आएगा। इसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट। सो मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है जी, सेफ्रोफ्लॉक्सासिन, एसिप्रोटाक्सीम। नेक्स्ट स्लाइड में एंटीपायरेटिक यानी जो पैरासीटामोल है, ठीक है, पैरासीटामोल ऑलरेडी एंटीपायरेटिक है। एनाल्जेसिक पेन के लिए टोराडोल, ट्रामाडोल, ये हम पेन के लिए देते हैं, इन्फेक्शन के खिलाफ भी काम करते हैं। स्प्लिंटिंग और कैस्ट इमोबिलाइजेशन यानी जो पार्ट है जहाँ पे इन्फेक्शन है उसको हम इमोबिलाइज करते हैं ताकि ज़्यादा वो ख़राब ना हो। ओरल जो एंटीबायोटिक है विद क्विनोलोन्स जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, निमेडिएट वगैरह जो आते हैं 750 मिलीग्राम ट्वाइस डेली एडल्ट में फॉर 6 to 8 वीक हैज़ बीन शोन टू बी एज इफेक्टिव एज स्टैंडर्ड पेरेंट्रल एंटीबायोटिक थेरेपी फॉर क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस विद ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म। ऑस्टियोमाइलाइटिस अगर क्रोनिक है इसमें ये अकॉर्डिंग टू करंट मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इसको ये मेडिसिन देते हैं। और इसके बाद अगमेंटीन भी, अगर आप अगमेंटीन भी देते हैं, ठीक है जी, एमॉक्सिसिलिन प्लस ग्लोलानिक एसिड जो है वो भी देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद व्हेन ट्रीटिंग ऑस्टियोमाइलाइटिस काज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस एवरिस, जो अगर उस बैक्टीरिया की वजह से कल्चर से हमें पता चलेगा। सो क्विनोल आर यूजुअली कंबाइंड विद रेफाम्पिन। तो इसके बाद इसके साथ हम रेफाम्पिन जो है वो भी ऐड करते हैं 300 मिलीग्राम ओरली ट्वाइस डेली, रेफाम्पिन एंटीबायोटिक, ठीक है जी। तो ये हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसके भी सर्जिकल मैनेजमेंट भी है क्योंकि समटाइम डेब्रेमेंट जो है वो बनते हैं यहाँ पर अंदर, ठीक है। सो एक्सटेंसिव डेब्रेमेंट ऑफ द इन्फेक्टेड साइट मे बी रिक्वायर्ड। एक्सटेंसिव डेब्रेमेंट जो इन्फेक्टेड साइट है अक्सर यहाँ से डेब्रेमेंट इसको भी निकालना चाहिए। Periosteum is excised and the cortex is drilled to evacuate the abscess and drain infected pus। यानी जो पेरियोस्टियम है बोन का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको वो हम खोलते हैं, ओपन करते हैं एंड वहाँ से जो पस वगैरह है जो एडेमा बना हुआ है वो हम क्लियर करते हैं। मे हैव ड्रेनिंग ट्यूब अटैच और इरिगेशन एंड सक्शन। समटाइम अगर बहुत बड़ा इन्फेक्शन है सो ड्रेनेज ट्यूब को भी अटैच करते हैं। Nurse must follow strict aseptic technique when handling drainage system and doing dressing change। aseptic technique ताकि जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ पर ऐसा नहीं कि और बैक्टीरिया वगैरह अगर आप aseptic technique के साथ क्लीनिंग नहीं करते तो इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस और भी बढ़ते हैं। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस का जो नर्सिंग केयर है जनरली आप हिस्ट्री लेते हो, वाइटल साइन लेते हो, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रिस्पिरेशन, ठीक है जी। ये आप मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट आप करते हो कि रेंज ऑफ मोशन है कि नहीं, हरकत कर सकता है पेशेंट कि नहीं, चल फिर सकता है कि नहीं, ठीक है। एंड जनरली यहाँ पर स्वेलिंग तो नहीं है, वार्म तो नहीं है, ये आप देखते हो, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोज में आपके पास ये है कि पेन होगा पेशेंट को, हाइपरथर्मिया होगा, टेम्परेचर, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, पेशेंट चल फिर नहीं सकता है, एंड रिस्क फॉर इंजरी, अगर वो चल फिरता है तो गिरने का खदशा है, ऐसा ना हो गिर जाए और पूरा हड्डी जो है वो टूट जाए, सो रिस्क फॉर इंजरी होता है। इसके लिए फिर जनरली जो आपके इंटरवेंशंस होते हैं नर्सिस के, ऑब्जर्व फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ सिस्टमेटिक इन्फेक्शन, ताकि जो इसके साइन सिम्टम वक्त के साथ साथ जो आप मेडिसिन दे रहे हो इसके साथ ठीक होते हैं कि नहीं। यूज़ एसेप्टिक टेक्निक वाइल ड्रेसिंग चेंज, जब आप भी चेंज करते हो, ड्रेसिंग चेंज करते हो, क्योंकि बोन जो है जब इन्फेक्शन होता है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पस निकलता है तो टाइमली इसका ड्रेसिंग करना पड़ता है। सो टाइमली ड्रेसिंग चेंज करना पड़ता है, तो एसेप्टिक टेक्निक के साथ अगर ड्रेसिंग हो तो वो बेहतर रहेगा। देन इनकरेज रेंज ऑफ मोशन टू अनइफेक्टेड साइड, जो इन्फेक्टेड साइड है यानी फॉर एग्जांपल राइट साइड ठीक है लेकिन लेफ्ट साइड में इन्फेक्शन है तो हम इनकरेज करता है कि भाई वो अनइफेक्टेड साइड को रेंज ऑफ मोशन दे, यानी इसका वो एक्सरसाइज किया करे। प्रोवाइड एनाल्जेसिया एंड एंटीपायरेटिक,
दर्द के लिए एंड बुखार के लिए जो मेडिसिन है एनाल्जेसिक, यानी जैसे कि टोराडोल, ट्रामाडोल, जितने भी पेन किलर्स है वो देते हैं। एंटीपायरेटिक जैसे पैरासीटामोल वगैरह ये हम देते हैं। एलो पॉसिबल एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ, ठीक है जी, जितना वो कर सकते हैं तो इसको आप एलो करते हो। एंड रिलैक्सेशन थेरापी जैसे डीप ब्रीथिंग हो गया या स्ट्रेचिंग हो गया, सो पेशेंट को आप ये भी सिखाते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि मॉनिटर न्यूरोवास्कुलर स्टेटस ऑफ इन्वॉल्व एक्सट्रीमिटी, यानी फॉर एग्जांपल जहाँ पे भी है, अगर हाथ में इन्फेक्शन है बोन में, तो आप इसको देख, पेशेंट को कहो कि इसको आप मूवमेंट देख, ताकि वो मूवमेंट कर सकता है हाथ कि नहीं, पाँव इसका मूवमेंट कर सकता है कि नहीं, यानी कोई न्यूरोवास्कुलर मसला तो नहीं है यहाँ पर। खून जो है आप ब्लड देखते हो कि आर्टीरियल ब्लड आ रहा है कि नहीं, जगह ब्लू तो नहीं हो रहा है, ठीक है जी, क्योंकि अगर ब्लू है इसका मतलब कि आर्टरी ब्लॉक है, आगे ब्लड नहीं जा रहा है, तो फिर और भी मसले बनेंगे। एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन एंड एंटीबायोटिक एज आर्डर, जैसे डॉक्टर ने लिखा होता है उसी हिसाब से आप एडमिनिस्टर करते हो पेशेंट को। एलो एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग अबाउट लॉन्ग टर्म कन्फाइनमेंट, जो लॉन्ग टर्म मसाइल होते हैं तो इसके लिए एक्सप्रेशन होता है पेशेंट का, यकीनन इसको आप एलो करते हो। प्रोवाइड केयर फॉर इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ बोन एब्सिस, बोन में फॉर एग्जांपल ये बोन है, यहाँ पर बहुत एब्सिस है, पस कलेक्ट हुआ है, तो इसको आप केयर प्रोवाइड करेंगे ताकि ये पस आप टाइमली निकालेंगे यहाँ से। encourage patient to take diet high in protein, calcium and vitamins, जो सप्लीमेंट्स पे आप पेशेंट को डालेंगे, प्रोटीन डाइट पे डालेंगे ताकि पेशेंट जल्द ठीक हो। इसके बाद लास्ट में आप इवालुएट करते हो, सो रिपोर्ट रिडक्शन इन पेन, पेन रिड्यूस हुआ है कि नहीं, पेशेंट से आप पूछते हो। एंड रिजॉल्व इन्फेक्शन प्रोसेस जो है वो कम होता है कि नहीं, या ठीक हुआ है या कम हुआ है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा पहले से, ठीक है जी। सो इवालुएशन में आप ये देखते हो, अगर वो ठीक हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो आप फिर अल्टरनेट वे यानी दूसरे मेडिसिन, दूसरे नर्सिंग डायग्नोसिस एंड दूसरे नर्सिंग इंटरवेंशन पे जाते हो जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑस्टियोमाइलाइटिस। ओके, कि सिंपल था ऑस्टियोमाइलाइटिस, सिंपल इज इन्फेक्शन ऑफ द बोन। ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है कि बोन का इन्फेक्शन है, सिंपल, और फिर जिस साइड पे है तो इस साइड को हम असेस करते हैं, इसका रेंज ऑफ मोशन देखते हैं, न्यूरोवास्कुलर असेसमेंट वहाँ पे करते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है, सेप्रोफ्लॉक्सासिन, रिफाम्पिसिन, एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लोवेलानिक एसिड वगैरह ये भी देते हैं, एगमेंटिन के नाम से जो आते हैं एंटीबायोटिक। एंड एंटीपायरेटिक जैसे पेनाडोल हो गया, पैरासीटामोल, ठीक है, इन्फ्यूजन भी सम टाइम लगाते हैं हम। इसके बाद पेशेंट को अगर पेन है तो पेन किलर लगाते हैं, तो केटिरोलिक एसिड, ट्रामाडोल, ये मेडिसिन भी हम पेशेंट को लगाते हैं। एंड फिर नर्सिंग इंटरवेंशन करते हैं, पेशेंट को टीच करते हैं हम, ठीक है जी, कि आपने हाई प्रोटीन हाई कैल्शियम डाइट जो है वो लेना है। इसके बाद आते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा होता है लोगों को। सो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ये ऑस्टियो यानी बोन एंड पोरोसिस का मतलब पोर्स बनना, सुराख है बहुत ज़्यादा बनना इसके अंदर। सो ऑस्टियोपोरोसिस असल में ये एज के साथ, खासकर जो ख़वातीन हैं इसमें बहुत ज़्यादा होता है। मेनोपॉज के बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल इसका स्टॉप होता है 45 राउंड अबाउट ईयर्स, तो एस्ट्रोजन और फिर कम होता है, जिसकी वजह से फिर ये डिजीज़ होते हैं। या जो बहुत ज़्यादा बूढ़े मर्द होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ऑस्टियोपोरोसिस अ स्केलेटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ बोन ऑस्टियॉइड। ऑस्टियॉइड जो है वो सेल्स है जो कि मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स ऑफ द बोन, डेंसिटी जो बनते हैं, ठीक है जी। ये जो बोन का ये जो आप डेंसिटी देखते हो ये ऑस्टियॉइड है, ये सब ये जो डेंसिटी है मैट्रिक्स है, ठीक है जी। सो ये क्या है? ऑस्टियॉइड। इसमें क्या होता है? रिडक्शन आता है, ये कम होता है, जिससे आपको इस डायग्राम में नज़र आता है। अगर आप ये वाला नॉर्मल है और ये वाला जो डायग्राम है ये एब नॉर्मल है, इसमें आप देखें ज़रा ये ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है, ठीक है, जगह जगह ये ऑस्टियोपोरोसिस सब। सो लॉस ऑफ बोन ऑस्टियॉइड दैट रिड्यूस बोन इंटीग्रिटी एंड बोन स्ट्रेंथ। जो बोन का इंटीग्रिटी है, सॉलिडनेस है एंड स्ट्रेंथ है, मजबूत वाला जो जिसको हम कहते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। एंड प्रीडिस्पोजिंग
टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। ऑस्टियोपोरोसिस के जो पेशेंट होते हैं इसमें बोन फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा होते हैं। प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस अकर इन वुमेन आफ्टर मेनोपॉज एंड इन मेन लेटर इन लाइफ। जो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस है सो वुमेन में खासकर ख़वातीन में मेनोपॉज जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पॉज होता है, स्टॉप होता है, इसके बाद बहुत ज़्यादा होता है। एंड लेटर ऑन जो 60-70 साल या डिपेंड करता है हेल्थ स्टेटस पे, तो मर्दों में भी होता है ये। बट इट इज़ नॉट मेयरली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एजिंग, लेकिन ये सिर्फ ये नहीं है कि एजिंग की वजह से होता है, लेकिन फेलियर टू डेवलप ऑप्टिमल पीक बोन मास ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बचपन में भी अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चे को नहीं मिलता है सो फिर ये भी मसला होता है। एडोलेसेंस में एंड यंग एडल्टहुड इनमें भी होता है, या कोई डिजीज़ की वजह से भी ये हो सकता है। सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस हम इसको कहते हैं कि जब रिजल्ट ऑफ मेडिकेशन और अदर कंडीशन एंड डिजीज दैट अफेक्ट बोन मेटाबॉलिज्म। कोई मेडिसिन आप ले रहे हो, इसकी साइड इफ़ेक्ट की वजह से ये होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एंटी कैंसरस ड्रग हो गए, ठीक है जी। इस तरह के जो कंट्रासेप्टिव फीमेल यूज़ करती है ताकि बच्चे पैदा ना हो, सो उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन डिफिशिएंसी की वजह से भी ये होते हैं। सो काजेज़ इसके होते हैं, जेनेटिक भी है, एज के हिसाब से भी आपने देख लिया कि ख़वातीन में जब 45-50 यानी जब मेनोपॉज होता है, इस तरह लेटर स्टेज में जो मेल है इसमें भी होता है। न्यूट्रिशन मेन जो चीज़ है न्यूट्रिशन उसमें होता है लो कैल्शियम इंटेक। एक बंदा है कैल्शियम बहुत कम खाता है, ठीक है जी। लो विटामिन डी इंटेक, विटामिन डी एंड कैल्शियम ये इसका बहुत कम है इंटेक, तो उसकी वजह से ये ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। हाई फास्फेट इंटेक, बहुत ज़्यादा फास्फेट लेता है। एंड इनएडिक्वेट कैलोरीज रिड्यूस न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर बोन रीमॉडलिंग यानी जो एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट, एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो बोन का इरोजन करता है, ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो रीमॉडलिंग करता है, ठीक है जी। फिजिकल एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक बंदा बिल्कुल एक जगह बैठा होता है तो उसमें ये मसले बहुत ज़्यादा होंगे। लैक ऑफ वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, हाथ में बिल्कुल कोई चीज़ नहीं उठाता है, ठीक है जी, सारा दिन बैठता रहता है, भारी इस तरह के काम नहीं करते। एंड लो वेट या वज़न कम है एंड बॉडी मास इंडेक्स इंक्रीज द रिस्क फॉर ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज बोन नीड्स स्ट्रेस फॉर बोन मेंटेनेंस। या बहुत ज़्यादा कम वज़न है तो उन लोगों में भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बोन पर एक नॉर्मल जो बीएमआई है, नॉर्मल वेट होना चाहिए, स्ट्रेस होना चाहिए ताकि ये नॉर्मली स्ट्रांग हो, इसका जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन हो। एंड मेडिकेशन है समटाइम लाइक कार्टिकोस्टेरॉइड, ये जो स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा लेते हैं लोग, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकार्टिसोन, ठीक है जी। सो ये बहुत ख़तरनाक मेडिसिन है, अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इससे ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं। एंटी सीजर मेडिकेशन, जो सीजर्स के ख़िलाफ़ हम लेते हैं मेडिकेशन, सोडियम वालपोरेट, ठीक है जी, फिनोबार्बिटॉन, इस तरह के जो मेडिसिन है। हेपरीन हो गया, समटाइम पेशेंट में हेपरीन भी यूज़ करते हैं, सो उसकी वजह से भी होता है। एंड थायराइड हार्मोन अफेक्ट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है एंड दिन कैल्शियम जो मेटाबॉलिज्म है वो कम है, कैल्शियम कम है अगर, तो फिर भी बोन जो है रिमॉडलिंग में मसले होते हैं। सो ये काजेज़ है जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे ऑस्टियोपोरोसिस के? ऑस्टियोपोरोसिस यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक अंटिल फ्रैक्चर आकर, यूजुअली सिम्टम का पता नहीं चलता कि क्या मसला है, ठीक है जी। जनरल बॉडी पेन, जनरल बॉडी एक ही तो होता है, लेकिन जब फ्रैक्चर वगैरह होता है या पेशेंट अपना स्क्रीनिंग करता है जाके, तो तब पता चलता है कि इस पेशेंट में तो बहुत कम कैल्शियम है, विटामिन डी बहुत कम है, इसकी हड्डियाँ तो कमज़ोर है। इट मे प्रेजेंट एज बैक एक ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ सेवियरिटी और एज अ स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर और कोलैप्स ऑफ वर्टेब्रे। इसका पता तो ये चलता है कि पेशेंट बैक एक का यानी जो वर्टेब्रल कॉलम है, ठीक है जी, पेट जो है इसमें दर्द होगा इसको हर वक्त। एंड वेरिंग डिग्री ऑफ सेवियरिटी, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा इसको दर्द। लॉस ऑफ हाइट इज़ कॉमन, इसका जो हाइट है, ठीक है जी, वो कम हो जाए, कॉमन होता है इसमें। वंस ऑस्टियोपोरोसिस इज आइडेंटिफाइड, एक मरतबा जब इसका पता चल गया, अ डायरेक्टेड हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन मस्ट बी परफॉर्म्ड टू डिटरमिन इट्स काज, ठीक है जी। सो फिर हम डायरेक्टली हिस्ट्री लेते हैं ताकि किस वजह से ये ऑस्टियोपोरोसिस है।
एस्ट्रोजन की डिफिशिएंसी की वजह से है, या कैल्शियम डिफिशिएंसी की वजह से है, विटामिन डी की डिफिशिएंसी की वजह से है, ठीक है जी। तो जो भी काज हो इसको हम एलिमिनेट करें। प्रिवेंशन के ये टेक्निक है इनके कि आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं है। सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट रिस्क टीनेजर एंड यंग एडल्ट कुड प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। बच्चों में जो टीन एज है, क्योंकि वहाँ पर आप सप्लीमेंट दे सकते हैं, इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। दूसरा जो डाइट है, अ डाइट विद इंक्रीज कैल्शियम इंटेक स्ट्रेंथन द बोन एंड अवॉइड फ्रैक्चर। कैल्शियम इंटेक जहाँ यानी 1000 के हिसाब से अगर लेते हैं पेशेंट 100 या नॉर्मली, तो इसके साथ कम चांसेस होते हैं फिर ऑस्टियोपोरोसिस के। एक्टिविटीज पार्टिसिपेशन इन रेगुलर वेट बियरिंग एक्सरसाइज रिजल्ट इन एक्सीलेंट बोन मेंटेनेंस। एक्टिविटीज़ एक बंदा जो है वो करता है रेगुलर एक्टिविटी, ठीक है जी। देन लाइफ स्टाइल, सो मॉडिफिकेशन इन लाइफ स्टाइल सच एज रिड्यूस यूज़ ऑफ कैफीन। कैफीन का जो यूज़ है वो कम करता है, सिगरेट कम पीता है, जो ये ड्रिंक्स वगैरह आते हैं कार्बोनेटेड, जो कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट वगैरह, इससे भी ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं। अल्कोहल कोड इम्प्रूव, अल्कोहल भी कम करें, सो इसकी वजह से ऑन्टोजेनेसिस फॉर बोन रिमॉडलिंग, यानी न्यू जो बोन रिमॉडलिंग है वो ज़्यादा हो जाएगा। फिर पैथोफिजियोलॉजी इसका ये है कुछ इस तरह ऑस्टियोपोरोसिस का कि इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस बोन मास। जो बोन मास है, बोन का जो डेंसिटी है, वजन है, वो कम होता है। तो कम होता है तो कमज़ोर होता है बोन। डिटीरियोरेशन ऑफ बोन मैट्रिक्स, जो बोन का मैट्रिक्स था या वो डिटीरियोरेट होता है। एंड डिमिनिश्ड बोन आर्किटेक्चरल स्ट्रेंथ, जो आर्किटेक्चरल स्ट्रेंथ था वो अब लॉस हो गया। रिड्यूस टोटल बोन मास, नॉर्मल होम्योस्टैटिक बोन टर्न इज अल्टर्ड। यानी नॉर्मली क्या होता है, द रेट ऑफ बोन रिजर्प्शन, यानी बोन नॉर्मली जो है रिजर्व होता है, कम होता है, इज मेंटेन बाय ऑस्टियोक्लास्ट। अगर बोन अपने मकदार से ज़्यादा बनता है तो ऑस्टियोक्लास्ट इसको इस तरह काट देता है। एंड इज़ ग्रेटर देन द रेट ऑफ बोन फॉर्मेशन दैट इज़ मेंटेन बाय ऑस्टियोब्लास्ट, जो है ये बोन को बनाता है, ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये बोन को काटता है। सो इट रिजल्टिंग इन अ रिड्यूस टोटल बोन मास, नॉर्मली होमोस्टैसिस जो है वो ख़राब हो जाता है। प्रोग्रेशन ये कि द बोन बिकम पोरस एंड ब्रिटल, फ्रेजाइल, बहुत कमज़ोर होता है, चमकीली जैसे ब्रिटल होता है दिन, एंड दे फ्रैक्चर इजीली अंडर स्ट्रेस, दैट वुडंट ब्रेक नॉर्मल बोन। फिर कमज़ोर से ही पेशेंट ने, फॉर एग्जांपल एक कुर्सी से नीचे उतर रहा था, बेड से उतर रहा था, एंड सडनली फ्रैक्चर हो गया। पोस्टल चेंजेस भी आता है इसके साथ, रिजल्ट इन रिलैक्सेशन ऑफ द एब्डामिनल मसल एंड प्रोट्रूडिंग एब्डामिन। एब्डामिन जो है अंदर की तरफ प्रोट्रूड होता है, बाहर की तरफ। एज रिलेटेड लॉसेस, जैसे कैल्सिटोनिन एंड एस्ट्रोजन डिक्रीज विद एजिंग, सो विद पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीजेस एंड इंक्रीज बोन टर्नओवर एंड रिजर्प्शन। क्योंकि कैल्सिटोनिन एंड एस्ट्रोजन जब कम हो जाता है, ठीक है जी, पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से फिर बोन रिजर्प्शन जो है बहुत ज़्यादा जो है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन। कॉन्सिक्वेंसेज ये है कि द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस चेंजेस इज नेट लॉस ऑफ बोन मास ओवर टाइम। कॉन्सिक्वेंसेज ये है कि जो बोन का मास है टाइम के साथ वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, लेबॉर्ट्री फाइंडिंग, सो लेबॉर्ट्री फाइंडिंग एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग ये हम देखते हैं। सो फॉर प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रेटिनिन, एल्ब्यूमिन, सीरम कैल्शियम, फास्फेट एंड पैराथायराइड आर नॉर्मल। ये नॉर्मल होता है, लेकिन द अल्कलाइन फास्फेट इज यूजुअली नॉर्मल बट मे बी स्लाइटली एलिवेटेड। जो अल्कलाइन फास्फेट है स्पेशली फॉलोइंग अ फ्रैक्चर, ये टेस्ट जब हम करेंगे थोड़ा हाई आता है। असल चीज़ जो है अल्कलाइन फास्फेट ये बिलो 40 यूनिट्स इन एडल्ट में होना चाहिए पर लीटर, में इंडिकेट हाई फोफास्फेटीमिया, ठीक है जी। फास्फेट जब 40 यूनिट से कम होता है तो फिर कम फास्फेट इसको हम कहते हैं। विटामिन डी डिफिशिएंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी डिफिशिएंसी इज़ वेरी कॉमन एंड सीरम डिटर्मिनेशन ऑफ 25 हाइड्रॉक्सी विटामिन, यानी विटामिन D3 जो है इसको 25 हाइड्रॉक्सी विटामिन डी इसको भी कहते हैं।
should be obtained for every individual with low bone density. जिसका bone density कम है तो इसको विटामिन D3 का फिर बहुत ज़रूरत होता है. So serum vitamin D3 level below 20 नैनोग्राम पर ml, ठीक है जी, आर कंसिडर फ्रैंक विटामिन डी डिफिशियंसी. ठीक है, इसमें फिर आप विटामिन डी बाहर से लेते हैं. लेसर डिग्री ऑफ विटामिन डी इंसफिशियंसी में आल्सो स्लाइटली इंक्रीज रिस्क ऑफ हिप फ्रैक्चर. अगर इस 20 to 30 नैनोग्राम पर ml से कम है तो हिप फ्रैक्चर भी हो सकता है. टेस्टिंग फॉर थायरोटॉक्सिकोसिस एंड हाइपोगोनेट. थायरोटॉक्सिकोसिस यानी बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन जब रिलीज होता है, एंड हाइपोगोनेडिज्म में भी रिक्वायर्ड. हाइपोगोनेडिज्म ये कि कम एस्ट्रोजन जब रिलीज होता है. इफ इंटेस्टिनल मेल एब्जॉर्प्शन इज सस्पेक्टेड, अगर इंटेस्टिन से एब्जॉर्प्शन नहीं होता सो अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग शुड बी परफॉर्म. फिर इसके लिए अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग जो है परफॉर्म करने की ज़रूरत होता है. डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री यानी डीएक्सए भी इसको कहते हैं. इसमें ये होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस इज डायग्नोज्ड बाय डीएक्सए यानी डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बीएमडी. बीएमडी जो है यानी बोन मिनरल डेंसिटी बीएमडी. सो एट द स्पाइन एंड हिप. बीएमडी टेस्टिंग is useful in identifying osteopenic and osteoporotic bone and in assessing response to therapy. ये बोन मिनरल डेंसिटी क्या टेस्ट है? ये हाउ मच कैल्शियम एंड अदर टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर इन एरिया ऑफ बोन. बीएमडी का मतलब है कि बोन मिनरल डेंसिटी, कि बोन में कितने मिनरल है, यानी अंदर कैल्शियम, फास्फेट, सोडियम, ये सब चीज़ें अंदर नॉर्मल है कि नहीं, कम हुए हैं या ज़्यादा हुए. इसका ट्रीटमेंट है, फार्माकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है विटामिन डी एंड कैल्शियम बहुत कॉमन है. एंड्रॉप डी के नाम से इंजेक्शन आते हैं. इस तरह एक और है, सामी कंपनी के भी एक नाम से आते हैं. ठीक है जी. सो डेट्रिस के नाम से मेरा ख्याल में इसमें विटामिन डी एंड कैल्शियम होते हैं. वो इंट्रामस्कुलर लगाते भी एंड विथ मिल्क पी भी सकते हैं. रिकमेंडेड डेली विटामिन डी इनटेक ऑफ 600 to 800 ये होना चाहिए, लेकिन ये डिफ़िकल्ट है टू अचीव बाय डाइट. लेकिन अगर कोई बंदा ज़्यादा मछली खाता है तो इसको बहुत ज़्यादा विटामिन डी 3 मिलेगा फिर. एंड सन एक्सपोजर, क्योंकि सन एक्सपोजर से भी विटामिन बनते हैं, particularly during winter month and for patient with intestinal malabsorption. एक जब विंटर सर्दी में बहुत कम विटामिन डी बनता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, सो इसीलिए कम बनते हैं. ओरल विटामिन D3 जो कोलिकैल्सिफेरॉल इज गिवन ईदर एज यूनिवर्सल सप्लीमेंट ऑफ 800 to 2000 यूनिट पर डे, ये हम देते हैं एज अ सप्लीमेंट. A total elemental calcium intake at least 1000 milligram per day is recommended for all adult and 1200 milligram per day for post-menopausal women and men older than 70 years. 70 साल से अगर ज़्यादा लोग हैं तो उसको 1200 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए. एंड अगर पोस्ट मेनोपॉजल वेमेन है जिसका अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हुआ है उसको भी 1200 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से कैल्शियम लेना चाहिए. एंड 800 to 2000 यूनिट पर डे विटामिन D3 लेना चाहिए. बिसफॉस्फोनेट बिसफॉस्फोनेट जो है थेरेपी, ये मेडिसिन इंडिकेटेड फॉर पेशेंट विद अ पैथोलॉजिक स्पाइन फ्रैक्चर और लो इम्पैक्ट हिप फ्रैक्चर एंड फॉर पेशेंट विद ऑस्टियोपोरोसिस. अगर फ्रैक्चर हुआ है तो इसमें भी यूज़ होता है ना. ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट है तो इसमें भी बाइफॉस्फोनेट बिसफॉस्फोनेट जो है ये यूज़ होते हैं, क्योंकि इसका काम ये है कि दे इंक्रीज बोन डेंसिटी सिग्निफिकेंटली. बोन का जो डेंसिटी है उसको इंक्रीज करता है. एंड ऑल रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ वर्टिब्रल फ्रैक्चर. जो वर्टिब्रा है पीछे इसका फ्रैक्चर जो है इसके चांसेस कम करते हैं बिसफॉस्फोनेट. इस तरह रिजिड्रोनेट है, ये भी इसी तरह काम करता है कि मे बी गिवन वंस मंथली एज 150 मिलीग्राम टैबलेट. रिजिड्रोनेट जो है ये 150 मिलीग्राम टैबलेट जो है पर मंथ, ठीक है जी, एक दफ़ा महीने में. रिजिड्रोनेट इज़ फेवर्ड फॉर वीमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एजेस, जो प्रेग्नेंट मदर्स होते हैं, सिंस इट हैज़ अ शॉर्ट एंड हाफ लाइफ एंड लेस बोन रिटेंशन देन अदर बिसफोनेट्स. कैल्सिटोनिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली इनहिबिट करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट को. सो ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल्स है जो कि बोन रिजर्प्शन करता है.
सो इसलिए ऑस्टियोक्लास्ट जब इनहिबिट होगा तो बोन बनेंगे, अब रिमॉडलिंग होगा इसका, देयर बाय रिड्यूसिंग बोन लॉस एंड इंक्रीजिंग बोन मिनरल डेंसिटी एंड इज एडमिनिस्टर्ड बाय नेजल स्प्रे और बाय सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इससे भी देते हैं आप। इसके बाद है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, इसको SERMS भी कहते हैं, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। इसका क्या काम होगा जी? SERM सच एज रेलोक्सिफिन रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम करते हैं बाय प्रिजर्विंग बोन मिनरल डेंसिटी, ये भी बरकरार रखते हैं विदाउट एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट ऑन द यूटेरस। यूटेरस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा और बोन में जो है ये एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट करेगा, ठीक है जी। तो वहाँ पर मिनरल डेंसिटी ऑफ द बोन वो बरकरार रहेगी। फिर अब आते हैं इम्पोर्टेंट जो है नर्सिंग मैनेजमेंट इसका, कि इसका नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरह करेंगे। सो इसमें नर्सिंग असेसमेंट है सिंपल ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट का। आप अगर हिस्ट्री लेंगे तो हेल्थ हिस्ट्री इंक्लूड क्वेश्चन कंसर्निंग द अकरेंस ऑफ ऑस्टियोपेनिया, ठीक है जी, कि जो ऑस्टियोपोरोसिस जो है किस तरह इसको आया ऑस्टियोपोरोसिस एंड फोकस ऑन फैमिली हिस्ट्री, कि इसका फैमिली हिस्ट्री क्या है पेशेंट का, फैमिली में किसी को इससे पहले ये था या नहीं था ऑस्टियोपोरोसिस का मरज़, ठीक है। अच्छा जी, एंड प्रीवियस फ्रैक्चर, प्रीवियसली कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है। और डाइटरी कंजम्पशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम को कंजम करता है यानी खाता है अपने डाइट में कि नहीं। एक्सरसाइज पैटर्न क्या है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि चल फिरता है। अनसेट ऑफ मेनोपॉज हुआ है कि नहीं, अगर एज वुमेन है तो इससे पूछते हैं कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हुआ है कि नहीं। एंड यूज़ ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड एज वेल एज अल्कोहल, कार्टिकोस्टेरॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल क्लिनिकली बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं स्टेरॉइड, तो उसकी वजह से अक्सर होता है कैफीन जो लोग लेते हैं, ड्रग यूज़ करते हैं, एंड स्मोकिंग, तो ये जो हिस्ट्री है देते हैं। सिम्टम्स ये कि एनी सिम्टम द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग सच एज बैक पेन, पेशेंट को है कॉन्स्टिपेशन और अल्टर्ड बॉडी इमेज आर एक्सप्लोर्ड। अल्टर्ड बॉडी इमेज जो वाज़ेह तौर पर आपको दिखाई देता है, इस तरह के मसले आप देखेंगे पेशेंट में कि इस तरह के मसले तो नहीं है पेशेंट में। फिजिकल एग्जामिनेशन आप करते हैं, फिजिकल एग्जाम में डिस्क्लोज फ्रैक्चर, अगर फ्रैक्चर है तो आप आसानी के साथ असेस कर सकेंगे। कीफोसिस यानी इस तरह जो स्पाइनल कार्ड कीफोसिस होता है, आप थोरेसिक स्पाइन, ठीक है जी, और शार्ट एंड स्ट्रेचर, जो बंदा शार्ट रह गया हो, तो ये आप जनरली फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं। इसके बाद अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपका जो नर्सिंग डायग्नोसिस बहुत सारे बनते हैं, जैसे डेफिशिएंट नॉलेज अबाउट ऑस्टियोपोरोटिक प्रोसेस एंड ट्रीटमेंट रिजीम, एक्यूट पेन है रिलेटेड टू फ्रैक्चर है हुआ है या मसल स्पाज्म है, रिस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू इमोबिलिटी, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है पेशेंट चल फिर सही नहीं सकता है तो कॉन्स्टिपेशन भी सम टाइम होता है इस पेशेंट में जो मोबाइल नहीं है। रिस्क फॉर इंजरी एडिशनल फ्रैक्चर रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस, आगे भी ख़तरा है, अगर ये पेशेंट चल फिर तो सही सकता भी नहीं है, अगर चल फिरता है तो गिरने का खदशा है, तो इससे फ्रैक्चर भी हो सकता है। नर्सिंग केयर प्लानिंग एंड गोल्स ये कि नॉलेज अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस एंड द ट्रीटमेंट रेजिमेन, या पेशेंट को आपका ये नर्सिंग केयर प्लान होता है कि पेशेंट को मैं ये सिखाऊंगा कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और कौन कौन से मेडिसिन इसके लिए लेना पड़ता है। रिलीफ ऑफ पेन, पेशेंट का जो पेन है ये ठीक हो, पेशेंट को तकलीफ ज़्यादा ना हो। इम्प्रूव्ड बाउल एलिमिनेशन, बाउल एलिमिनेशन जो ये इम्प्रूव हो। आप कॉन्स्टिपेशन जो है अगर पेशेंट को तो थोड़ा मोबाइल करते हैं, थोड़ा फाइबर्स देते हैं खुराक में, एब्सेंस ऑफ एडिशनल फ्रैक्चर्स, ताकि पेशेंट में और फ्रैक्चर ना हो, तो ये आपका गोल होता है नर्सिंग। इसके बाद आप इंटरवेंशन चूज़ करते हैं, सो प्रोमोटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड ट्रीटमेंट रेजिमेन, सो पेशेंट टीचिंग फोकस एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, इंटरवेंशन टू अरेस्ट और स्लो द प्रोसेस एंड मेजर टू रिलीव सिम्टम्स, ठीक है जी। देन रिलीव पेन, पेन के लिए ऑलरेडी मेडिसिन भी डॉक्टर लोग लिखते हैं। सो एडवाइज द पेशेंट टू रेस्ट इन बेड इन अ सुपाइन और साइड लाइंग पोजीशन सेवरल टाइम अ डे, अपना पोजीशन चेंज करे ताकि उसका पेन भी इसके साथ कम हो। नी फ्लेक्जन इंक्रीज कंफर्ट, जो नी है इसका फ्लेक्जन, ठीक है, इस तरह नी है फॉर एग्जांपल इसका फ्लेक्जन।
इंटरमिटेंट लोकल हीट एंड बैक रब्स प्रोमोट मसल रिलैक्सेशन। लोकल हीट है और उस जगह को आप जो जैसे मालिश करते हैं, ठीक है जी, फिजियोथेरेपी वाले। एंड बैक रब्स प्रोमोट मसल रिलैक्सेशन, इससे मसल रिलैक्सेशन प्रोमोट होता है। इम्प्रूविंग बाउल बाउल मोमेंट, जो पेशेंट का कंस्टिपेशन है वो आप ठीक करना चाहते हो। हाई फाइबर डाइट, इंक्रीज फ्लूइड आप ज़्यादा करते हो। यूज़ ऑफ प्रिस्क्राइब स्टूल सॉफ्टनर हेल्प प्रिवेंट और मिनिमाइज कंस्टिपेशन, जैसे डोफालिक हो गया, लेक्सोबिरान वगैरह, सोडियम पिकोसल्फेट एंड lactulose. Prevent injury, so the nurse encourage walking, good body mechanics and good posture plus daily weight bearing activity outdoor to enhance production of vitamin D. इसके बाद आप इवालुएट करते हो चीज़ों को। एक्वायर्ड नॉलेज अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस एंड ट्रीटमेंट रेजिमेन, जो ट्रीटमेंट रेजिमेन है पेशेंट को आप बताते हो कि किस तरह आपने अपने मेडिसिन लेना है। अचीव पेन रिलीफ, पेशेंट को अचीव हुआ है कि नहीं। डिमॉन्स्ट्रेटेड नॉर्मल बाउल एलिमिनेशन, आपने पेशेंट को सिखाया कि आपने कौन कौन से फाइबर लेने हैं, कौन आपने फिर एक्सरसाइज करना है ताकि आपका कॉन्स्टिपेशन कम हो। एंड इन एक्सपीरियंस नो न्यू फ्रैक्चर, पेशेंट जो है इसको नया कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ है। तो इसके बाद जब फिर पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं हॉस्पिटल से, सो ये इसके लिए टीचिंग प्लान होता है। जनरली आप पेशेंट को एज अ नर्स ही सिखाते हैं पेशेंट को कि आइडेंटिफाई कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच फूड एंड डिस्कस कैल्शियम सप्लीमेंट। पेशेंट को आप इस तरह खुराक बताते हो कि विटामिन डी एंड कैल्शियम जिसमें ज़्यादा हो, ठीक है जी, ताकि ये ज़्यादा ले तो इससे हड्डियाँ जो है मजबूत होते हैं। सन में जैसे सूरज में बैठना ये भी फ़ायदेमंद होता है। थोड़ा चल फिरना ये भी फ़ायदेमंद होता है अगर पेशेंट चल फिर सकता है तो। एक्सरसाइज, एंगेज इन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज डेली, थोड़ा सा वेट अपने हाथों में भी उठाया करें। लाइफस्टाइल, मॉडिफाइड लाइफस्टाइल चॉइसेस, अगर पेशेंट स्मोक करता है तो इसको क्या आप कहते हैं कि भाई इसमें कैफीन होता है वगैरह, तो ये स्मोक आप ना करें। अल्कोहल ना पिया करें। कार्बोनेटेड जो बेवरेजेस है, पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट, 7 अप एंड देयर आर लॉट ऑफ मोर अवेलेबल इन द मार्केट, सो प्लीज़ अवॉइड दैट, आप इसको ना पिए। एंड अर्ली डिटेक्शन ये है कि पार्टिसिपेट इन स्क्रीनिंग फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, आप पार्टिसिपेट करते हो इन स्क्रीनिंग फॉर ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कि नेक्स्ट टाइम आप अपना कैल्शियम लेवल, विटामिन D3 ये लेवल आप चेक किया करें ताकि आपको पता हो कि आपका बोन कितना काम सही है, ठीक है या नहीं है, या आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत है जी। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ योर प्रेजेंटेशन।